नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और मेरे साथ हैं दिग्गज क्रिकेटर, कोच, क्रिकेट समीक्षक, पत्रकार। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, श्री संदीप जोशी जी। बहुत स्वागत है सर आपका देव दीपावली के दिन। दिवाली को बिल्कुल, जो देखने हम सुनने वालों को बहुत नमस्कार और दीपावली की शुभकामना। जी, दिवाली के दिन जो हम धमाका देखना चाह रहे थे, भारत में देखना चाह रहे थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ देखना चाह रहे थे, वो हमें देव दीपावली में दिखा। फॉर्मेट अलग है, टेस्ट सीरीज में नहीं देख पाए, लेकिन T20 में दिखा और जबरदस्त जीत मिली है। मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर बता देता हूं कि क्या रहा मैच का हाल चौथे T20 का, जिसको हम जीत कर सीरीज जीतने में कामयाब रहे हैं। उसके बाद संदीप सर से समझेंगे इस जीत के क्या मायने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने पहली बार टॉस जीता। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पूरी सीरीज में, हर बार वो पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, तो इस बार भी पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और बहुत सही साबित हुआ ये फैसला। और उसको सही साबित किया संजू सैमसन, जो पिछले 2 मैचों में खाता नहीं खोल पा रहे थे, इस बार खाता खोला तो सेंचुरी जड़ दी। और उनके साथ तिलक वर्मा, जिन्होंने पिछले ही मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करना शुरू किया था, लगातार दूसरा शतक जमाया। पिछले मैच में भी शतक जमाया था। वो मैच भारत ने 11 रन से जीता था और ये मैच जीता 135 रन से, क्योंकि इन दोनों की सेंचुरी के जरिए भारत ने बनाए 283 रन 20 ओवर में। उम्मीद की जा रही थी भारतीय टीम, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 300 के पार जा सकती है, लेकिन 283 तक भारतीय टीम पहुंची और जवाब में 148 रन पर समेट दिया साउथ अफ्रीका की टीम को और ये सीरीज अपने नाम कर ली। तारीफ करनी होगी तिलक वर्मा की, जो मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। 120 रन सिर्फ 47 गेंद में, 9 चौके और 10 छक्के। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की दिवाली जोहानिसबर्ग में मनाई भारत ने। और जो पहले डरबन में मैच जीता था, उसके बाद ये जोहानिसबर्ग में अपने सफर को अंजाम तक पहुंचाया। साल का आखिरी T20 मैच था टीम इंडिया का और क्या धमाकेदार तरीके से जीता। संजू सैमसन पिछले 5 मैचों की बात करें तो 2 बार 0 पर आउट हुए हैं, लेकिन जब रन बनाए हैं तो सिर्फ सेंचुरी। 3 सेंचुरी पिछले 5 मैचों में बना चुके हैं। 210 रन की साझेदारी हुई संजू और तिलक की, जिसकी वजह से भारत के माथे पर जीत का तिलक लगा। 210 रन सिर्फ 86 गेंद में आए, 81 रन इसमें से संजू सैमसन ने बनाए और 120 रन तिलक वर्मा ने। तो क्या बैटिंग रही होगी। जिन लोगों ने नहीं देखा है मैच की, अगर हाईलाइट देखना चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। देखने लायक मैच है, यादगार मैच है, क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी आप रोज नहीं देखते, वो भी साउथ अफ्रीका में नहीं देखते भारतीय बल्लेबाजों की। अभिषेक शर्मा हाफ सेंचुरी नहीं बना सके, लेकिन अच्छी शुरुआत उन्होंने दिलाई। सिर्फ 18 गेंद में 36 रन, 2 चौके 4 छक्के इन्होंने भी लगाए। गजब की पारी और कई सारे रिकॉर्ड बने, जिनमें से कुछ रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं। पहली बार एक पारी में 2 शतक 2 बल्लेबाजों ने लगाए, यानी तिलक वर्मा और संजू सैमसन दोनों ने सेंचुरी बनाई। दूसरे विकेट के लिए 210 रन की साझेदारी हुई, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। और जैसा मैंने बताया, पहले T20 में भारत ने 61 रन से जीत हासिल की थी। दूसरा मैच हाथ में था, लेकिन साउथ अफ्रीका जीतने में कामयाब रही 3 विकेट से और भारत तीसरा मैच 11 रन से जीता। और आज के मैच की तो बात ही क्या करना। सर, सीधे आपसे समझना चाहेंगे, आज की जीत को क्या कहेंगे आप, कैसे इसको बताएंगे? देखिए, जोहानिसबर्ग में बल्लेबाजी का उत्सव था और छक्कों की प्रतियोगिता थी और दीप दिवाली पे ऐसा उत्सव भरा समा जो जोहानिसबर्ग में बन गया था, उसकी तो क्या बात कही जाए। जितना कहें उतना कम है। लेकिन जो बल्लेबाजी आज भारतीय टीम ने करके दिखाई और शुरुआत के 3 बल्लेबाजों ने, वैसी बल्लेबाजी, अगर उसको फियरलेस क्रिकेट कहते हैं, तो वो आप देखो कि वो ग्राउंड पे पूरा जोहानिसबर्ग का मैदान भारतीय दर्शकों से भरा हुआ था। तो अगर ये फियरलेस क्रिकेट है तो ये होता रहे और जितने मैच जीतते रहें। अब जैसे 4 में से 3 जीते हैं, ये जो औसत है ये बहुत अच्छा है। इसलिए भारतीय टीम लाजवाब बल्लेबाजी करी और मुझे तो याद नहीं कि ऐसी छक्कों की बरसात कभी हुई होगी। जी जी, बहुत जबरदस्त बरसात हुई है और मैं देख रहा था कि पर्थ में भी हमारे एक टीम वहां खेल रही है। केएल राहुल के आज हाथ में वहां चोट लगी, विराट कोहली वहां स्ट्रगल करते हुए नजर आए, ऋषभ पंत भी बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। दूसरी तरफ ये यंग ब्रिगेड है,
जो लगभग वैसी कंडीशन होती है, हो सकता है थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली पिच यहाँ साउथ अफ्रीका में बनाई गई हो जिससे एंटरटेनमेंट हो, लेकिन जब यंग ब्रिगेड इतना अच्छा खेलती है तो सीनियर टीम तक भी कुछ कहानी तो पहुंचती होगी और उनको भी लगता होगा, कुछ इंस्पिरेशन मिलती है या प्रेशर बनता है, क्योंकि आप तो खुद भी खिलाड़ी रहे हैं और अब कोच भी हैं, आप बड़े करीब से प्लेयर्स की मनोदशा को जानते हैं। देखिए, ये जो मैच हो रहा था ये बेशक जोहान्सबर्ग में हो रहा हो और टीम बेशक साउथ अफ्रीका हो, लेकिन लग ऐसा रहा था कि ये अपन नामीबिया से मुंबई में खेल रहे हैं। और जो टॉस ने ये मैच पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो टॉस ने तय कर दिया, क्योंकि जो शाम पड़ी, बारिश तो नहीं हुई होगी लेकिन शाम पड़ी और ठंड पड़ी, और ठंड जो ओस लेके आई उसने फिर गेंद को जो स्विंग कराना शुरू किया। हालांकि मुझे एक लग रहा था कि एक मैच कुछ साल पहले हुआ था दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो एक दिवसीय मैच था और उसमें वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 400 रन बनाए और वो दक्षिण अफ्रीका ने उसको चेस भी कर लिए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इतना अच्छा पिच है तो ये लोग भी कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन जैसे ही शाम हुई और लाइटें जली, प्लेयर्स स्वेटर पहन के अंदर आ रहे थे, वो गेंद इतनी स्विंग होने लगी कि वो तय हो गया कि टॉस ही सबसे महत्वपूर्ण था इस पिच पर। तो भारतीय टीम तो जो एक वहां है और एक भारत में भी इंतजार कर रही है, यानी कि जो इमर्जिंग टीम खेलने गई थी वो भी एक भारतीय टीम है, उतनी प्रतिभाशाली और उतने ही अच्छे उसमें भी खिलाड़ी हैं। तो धीरे धीरे ये तो जल्दी बदलेगा ही बदलेगा माहौल। लेकिन अभी अपने को ऑस्ट्रेलिया में पर्थ पर खेलना है तो वहां पर कुछ अनुभव की भी जरूरत है, इसलिए जो वहां टीम है वो ठीक है, वहां पर अपनी अपनी लड़ाई वो वहां खुद लड़ेंगे। लेकिन ये तो 20 में सूर्या की जो टीम है ये तो बिल्कुल इन्होंने छक्कों की पूरी बरसात कर दी है वहां। जी जी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक कंपटीशन भी मुझे बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है, क्योंकि संजू सैमसन पिछले 5 में से 3 सेंचुरी, अभिषेक जिम्बाब्वे में सेंचुरी बनाकर आए थे, तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा आ गए हैं जो विराट कोहली की जगह लेना चाहते हैं, और 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में है, यशस्वी जायसवाल उनका नाम है, और दूसरे शुभमन गिल, वो भी ओपनिंग स्लॉट के या टॉप 3 में से खेलने के दावेदार हैं। वो भी देख रहे होंगे जो T20 का अगला वर्ल्ड कप होगा, शायद वो उसमें टीम में जगह बनाना चाह रहे होंगे। तो ये किस किस्म का कंपटीशन है? ये ऐसा कंपटीशन तो पिछले कई दिनों में भारतीय टीम में दिखा नहीं है। देखिए, ये फर्क तो ये है कि जब यही संजू सैमसन भारतीय टीम में खेलते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि वो कौन से नंबर पर बल्लेबाजी करने जाएंगे, तो वो आत्मविश्वास नहीं रहता है। लेकिन अब संजू सैमसन को मालूम है कि जो मेरी जगह जिनसे मुझे खतरा था वो तो सब अब ऑस्ट्रेलिया में है, तो यहाँ तो मैं ही विराट कोहली और मैं ही रोहित शर्मा हूँ। तो वो जो आत्मविश्वास के साथ जो 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 उनमें फियरलेस क्रिकेट खेलने का जो एक उनमें रुतबा दिखा इन चारों मैचों में, वो वाकई गजब का है। और मैं पहले मैच में ही जब उन्होंने सेंचुरी करी तभी मैंने कहा था कि संजू सैमसन को तो मैं भारतीय टीम में लगातार खेलते रहना देखना चाहता हूँ। और अब देखो, अब तिलक वर्मा भी आ गए हैं, तो अब अपन किस किस को बदलें और किस किस को रखें, इसकी जो समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, वो अपने पास बहुत एक शुभ संकेत है भारतीय क्रिकेट के लिए। इसलिए अपन एक दूसरे से प्लेयरों को भिड़ाएंगे नहीं, उनको सबको समय देंगे और सब अपनी अपने समय पे अपना रास्ता नापेंगे और नए खिलाड़ी उनकी जगह ले लेंगे। जी इस सीरीज का जो मैं देखूंगा कि 3-4 प्लेयर्स हैं, उन्होंने इस सीरीज का रंग बदल दिया। यहां हम हार्दिक पांड्या को बहुत ज्यादा करते हुए हमने नहीं देखा, कप्तान सूर्य कुमार यादव जिनके कंधे पर एक बोझ आ गया था विराट और रोहित के जाने के बाद, उनको भी बहुत ज्यादा हमने करते नहीं देखा। गेंदबाजी में अर्शदीप थे,
वरुण चक्रवर्ती जो मिस्ट्री स्पिनर बने, 12 विकेट लिए उन्होंने। और बल्लेबाजी में तो कहना ही क्या, ये अभिषेक भी खेल रहे हैं, संजू खेल रहे हैं, तिलक वर्मा तो एक नई सनसनी बन के उभर गए। 22 साल का लड़का, उम्मीद नहीं थी जब उन्होंने बताया कि तीसरे मैच में वो कप्तान के पास गए थे मैच के पहले और कहा था कि मैं तीसरे नंबर पर खेलना चाहता हूं, तो कप्तान ने भी बड़ा दिल दिखाया। तीसरे नंबर की पोजीशन उनकी थी, उन्होंने उसी तरह गिफ्ट की जैसे एक टाइम में दादा ने अपनी पोजीशन वीरेंद्र सहवाग को दी थी, और जैसे सहवाग ने अपने आप को प्रूव किया। हालांकि तिलक के लिए कहना थोड़ी जल्दी होगी, लेकिन तिलक ने कम से कम 2 मैचों में वो करके दिखाया है कप्तान को। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सिर्फ जो चीज मेरे मन में आई वो ये कि वो तो ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं वहां पर, यहाँ अपन जिस टीम से खेल रहे थे वो बेचारी आरक्षण ग्रस्त टीम है। वो मैं ये बहुत समय से मानता रहा हूं कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो अपार्थाइड इतने सालों से रहा, उसके कारण वहां जो नस्ल भेद से जो मन भेद आ गए हैं जो उनके अंदर, वो उनके आत्मविश्वास को ऊपर ले जाते ही नहीं है। यानी कि वो सब खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, मतलब मिलर को मैं कितने सालों से जानता हूँ, मतलब देख रहा हूँ खेलते हुए, जानता हूँ कि वो बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वो भी कभी कुछ नहीं कर पाते हैं जब एंड मोमेंट आती है। तो जो अपार्थाइड का नस्ल भेद का असर है वो उसके कारण वहां पे खेलने में भी आरक्षण है, यानी कि आपको कुछ अश्वेत खिलाड़ी खिलाने ही पड़ेंगे। और उसको देखते हुए वहां पे ये माहौल बना है कि ज्यादा क्रिकेट खेल ही नहीं रहे हैं। आप उनकी अभी साउथ अफ्रीका की लीग होगी, T20 लीग, आप वो मैच देख लेना, वो कहीं भी किसी भी स्तर पर वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का माहौल नहीं देंगे आपको। तो जो टीम अपनी भारतीय सर्वश्रेष्ठ टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, ये उतनी सर्वश्रेष्ठ टीम के खिलाफ नहीं खेल रही है भारतीय टीम, दूसरी भारतीय टीम। तो इसलिए ये मानना कि ये लोग सब उस टीम में फिट हो जाएंगे, उसके लिए अभी थोड़ी जल्दी है। क्योंकि जब आप उतनी बड़ी भारतीय टीम में जाते हैं तो वो जो मानसिक भाव रहता है, जो आप पे दिमाग पे उसका भारतीय टीम का प्रेशर रहता है, वो आपके खेल को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ये अपन जो धीरे धीरे बदलेंगे खिलाड़ी वो तो बदलेंगे ही बदलेंगे, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका की टीम मानसिक तौर पर बहुत कमजोर टीम है, और ये प्रतिभाशाली बेशक होगी, लेकिन ये अपनी जगह समझकर, अपना खेल समझकर आत्मविश्वास से खेलना अभी नहीं जानती है। इसलिए ये इनको चोकर्स भी कहा जाता है, जैसा अपन वर्ल्ड कप के समय बात कर रहे थे कि ये एंड मोमेंट पे दम घुट जाता है इनका खेलने में। तो जो आज इन्होंने मार खाई, जो छक्कों की प्रतियोगिता तीनों अपने बल्लेबाजों में थी, उससे जो इन्होंने मार खाई, वो आप इनके चेहरे देखते, इनके चेहरे ऐसे थे कि यार अपन तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मतलब वो बिल्कुल हतोत्साहित थे, बिल्कुल छक्के खाते जा रहे थे और खेल चलता जा रहा था, कोई कोशिश उनकी तरफ से दिख नहीं रही थी। इसलिए अपने को ये मानना कि ये दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले या ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरह या इंग्लैंड की टीम की तरह होगी, तो वो नहीं है। ये इनमें वो जुझारूपन नहीं है। जी सर, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये साल का आखिरी मैच था 2024 का, और जो मैं आंकड़े देख रहा था 2024 में इंडियन टीम ने 92% T20 मैच जीते हैं। मतलब एक कंसिस्टेंसी है। हम चाहे घर में खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप में खेल के आए, वर्ल्ड कप तो हमने बिना कोई मैच गंवाए वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद यहां हम जीत रहे हैं, हम श्रीलंका में जीत के आए जहां हमारी सीनियर टीम वनडे में हार गई, इसी तरह न्यूजीलैंड से हार गई, लेकिन हम यहाँ कमाल कर रहे हैं। तो इस टीम ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। मैं दूसरी बात के लिए भी समझना चाह रहा था आपसे, क्योंकि एक क्रिकेट ग्लोबल गेम हो रहा है, वैसे भी फुटबॉल के बाद
सबसे ज्यादा व्यूअर्स जो है क्रिकेट के पास है। दूसरा T20 फॉर्मेट है जो आगे बढ़ रहा है। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले लिमिटेड नेशंस हैं और आईसीसी वनडे पर इतना जोर नहीं दे रहा है, तो क्रिकेट के एक्सपेंशन में T20 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 2026 में हम अगला वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, फिर 2028 होगा जहां ओलंपिक में लॉस एंजल्स में हम देखेंगे कि क्रिकेट होगा, T20 होगा, और इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो गोल्ड मेडल की रेस कर रहे होंगे। तो मैं उस लिहाज से आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि साल का आखिरी मैच ये टीम खेल चुकी है, अब नया सीजन, नई उम्मीदें, नई बातें, कहां तक ये उड़ान जा सकती है? जी देखिए, मैं इसका एक उदाहरण मेरे मन में चलता है कि एक पत्थर है, उस पत्थर को अपन 20वीं चोट मारते हैं तब वो टूटता है। तो इसका मतलब जो 19 चोटें हैं, जो 19 चोटें अपन ने उस पत्थर पर मारी थी, वो क्या फालतू थी? नहीं, वो 19 चोटों के कारण ही 20वीं चोट पे पत्थर टूटता है। तो इसलिए कोई जो भारतीय टीम जो अपना इतना लंबा सफर तय करके आज इस शिखर पर पहुंची है, उसमें हर एक समय का योगदान है। हर एक क्रिकेट का पल पल पे अपन एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ये शिखर पे पहुंचे हैं। तो ये अपने को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो प्रयास है, जो कोशिश है, वो लगातार जारी रहे। यानी कि अपनी जो जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, घरेलू क्रिकेट है, रणजी ट्रॉफी, वो चलती रहे। तो वो चलती रहेगी तो अपन आगे जाके अच्छा हर चीज में लगातार अच्छा करते रहेंगे, बना रहेगा। अब दूसरी बात आपने कही कि 20 से, देखिए क्रिकेट तो तीनों फॉर्मेट में है, क्रिकेट ही है, वो टेस्ट में भी है, वो एक दिवसीय में भी है, और वो 20 में भी है। तो क्रिकेट तो सब में, तीनों फॉर्मेट में है। अब उसको तीनों फॉर्मेट को खेलना अलग अलग मानसिकता में, अलग अलग कला चाहिए, अलग अलग परिस्थिति में भांपना, जांचना। इसलिए इस लिहाज से 20 सबसे आसान खेल है। जिनको नहीं आता उनको सिखाने के लिए सबसे आसान है। और टेस्ट क्रिकेट जो है वो सबसे मुश्किल है। जो इतने सालों से 50-50, 100-100 साल से खेल रहे हैं, वो भी आज ये नहीं कह सकते कि हम टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल परिपक्व हो गए हैं। वो भी अभी लगातार हर मैच से सीख ही रहे हैं। तो क्रिकेट ऐसा महान जीवन से जुड़ा खेल है कि अपन वो जितना उसका प्रचार करें उतना अपन सीखते रहेंगे और उतनी अपन उत्सव मनाते रहेंगे। ये सिर्फ ये है कि आज अपन जो जो खेल खेल रहे हैं, उस खेल की गरिमा बनाए हुए सम्मान से उस खेल को खेलते रहें। और 20 से अगर नए देश जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा है, क्रिकेट ही फैल रहा है। वो फिर जो देश हैं वो 20 में माहिर होंगे, फिर एक दिवसीय में होंगे, फिर वो टेस्ट भी खेलने लगेंगे। तो ये क्रिकेट तो चलता रहना चाहिए, और जैसे हर साल दिवाली आती है, जीवन में उत्सव मनते रहने चाहिए। जी जी सर, मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं आपके दोस्त को देख रहा था बड़ा मुस्कुराते हुए, वीवीएस लक्ष्मण। वो उस तरह के कोच नहीं बन पाए जैसे अनिल कुंबले बने, जैसे आज गौतम गंभीर है या राहुल द्रविड़ रहकर गए, लेकिन बीच बीच में उनको मौके मिलते हैं और डग आउट में उनकी जो स्माइल है वो वैसा ही है जैसे वो बड़ी बड़ी सेंचुरियां बनाया करते थे, और वो चेहरा उनका खुश, अंदर से भी ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी इसी टीम का हिस्सा वो बन सकते हैं। उनके रोल पर आप क्या कहेंगे? और सूर्य कुमार यादव कप्तान भी। जी देखिए, कोच तो वो इसलिए हंस रहे हैं कि वो हंसमुख इंसान है, और गंभीर इसलिए नहीं हंसते हैं कि वो हंसमुख इंसान नहीं है। ये सिंपल और सीधी बात है। अब सवाल आता है कि कोच कैसे हो। अब कोच की जो रैंकिंग है, जो जो चलती है रैंकिंग, वो ऐसे ही चलती है कि राहुल द्रविड़ ने पहले राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी संभाली, वहां पे कुछ समय उन्होंने कोचिंग करी, उसके बाद वो भारतीय टीम के कोच बने, अंडर-19 के कोच बने पहले, फिर जाके वो भारतीय टीम के कोच बने। तो कोचिंग का भी अनुभव लेना पड़ता है जब आप पहुंचते हैं।
अब ये मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे मालूम है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि राहुल द्रविड़ के जाने के बाद वीवीएस लक्ष्मण आए। अब तक इससे पहले वीवीएस लक्ष्मण तो कमेंट्री कर रहे थे, सब खेलने के बाद वो कमेंट्री करने लग गए थे। खेल पे बोलना तो आसान है, लेकिन खेल को और खिलाड़ियों को और पूरे टीम को साथ लेके चलना वो मुश्किल है। तो वो तो हो गया वहां। अब उनको उनको भी 2-3 साल हो गए थे राष्ट्रीय एकेडमी संभालते हुए, तो अब उन्होंने ये भारतीय टीम संभाली है। तो ये एक पद की गरिमा को निभाते हुए, आप अनुभव लेते हुए, सीखते हुए आप आगे बढ़ते हो। दूसरी तरफ गौतम गंभीर हैं। गौतम गंभीर कप्तान तो रहे हैं, दिल्ली के कप्तान रहे हैं और भी नॉर्थ जोन के भी कप्तान रहे हैं, लेकिन वो कोच नहीं रहे थे। वो केकेआर के भी कप्तान जब थे तब उन्होंने केकेआर को जिताया, और फिर केकेआर के वो कोच भी नहीं थे। कोच लालचंद राजपूत हैं केकेआर के, ये मेंटर थे। तो मेंटर से ये स्थितियां जो भी बनी वो अपन सब जानते हैं, सत्ता का खेल। तो वो जो बनी वो भारतीय टीम के कोच बने, लेकिन जो तैयारी भारतीय क्रिकेट की, बोर्ड की, लोगों की, वो तैयारी ये चल रही थी कि जब राहुल द्रविड़ हटेंगे तो वीवीएस लक्ष्मण बनेंगे। तो वो एक उसके बीच में एक गैप आया है, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो खुश मिजाज इंसान है वीवीएस लक्ष्मण, तो वो अब और जीत भी रही है टीम। अभी तो जीतते हुए तो कोई दुखी भी नहीं होगा, तो जीत भी रही है टीम। जब वो एक आधा मैच ऑस्ट्रेलिया में आप देखना, गौतम गंभीर के चेहरे पे जब टीवी जाएगा तब क्या हाल होगा, क्योंकि वहां पे कठिन समय अपना निकलने वाला है। तो ये सब चीजें देखते हुए बिल्कुल अपना रास्ता धीरे धीरे वीवीएस लक्ष्मण नापेंगे, और वो बहुत भले सुधरे हुए। और एक कोच का सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूं एक अच्छे कोच की होती है, कम्युनिकेशन। जो उसमें अच्छा नहीं है वो अच्छा कोच भी नहीं बन सकता। तो वो जो जो अच्छा कम्युनिकेटर है, उसमें वीवीएस लक्ष्मण माने जाते हैं। इसलिए आगे जाएंगे तो वो भी, उनका भी नंबर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जहां तक आपने सूर्या की बात करी, तो बहुत अच्छा, सूर्या भी उतने ही हंसमुख नजर आ रहे थे। और जो तिलक वर्मा ने उनके बारे में कहा, अब वो जिस जिस भी अंदाज में कहा, वो अपन उनके चेहरे को भी देखकर समझ सकते हैं कि वो बहुत उत्साह में और बहुत जोश में सूर्या के पास गए थे कि मेरे को 3 नंबर पे खिला दीजिए। और सूर्या ने भी उसी जोश और उसी बड़प्पन में उनको कहा कि ठीक है, तुम जाओ खेलो। और आज देख लीजिए, 2 मैच से खेले, कोई किसी युवा को इतनी जल्दी इतनी महत्वपूर्ण जगह मिलना, वो सूर्या जैसे महान मन के इंसान से ही हो सकता है। तो वो भी अच्छे कप्तान हैं बिल्कुल, और जीत तो उनको 4 मैच में, 3 मैच में मिली है बिल्कुल। और बल्लेबाजी तो आज तो उनकी आई ही नहीं। जी जी ऐसा तो बिल्कुल। ऐसा वो कभी होटल से मैदान पर आए और सोचे कि मेरी बल्लेबाजी आज नहीं आएगी, ऐसा दिन तो उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। जी जी बिल्कुल, बड़ा दिल दिखाया, बड़ी जीत मिली है टीम इंडिया को। सर, आपने इतनी देर रात हमें वक्त दिया, बहुत आपका शुक्रिया। और अब एक टफ सीरीज होने जा रही है, उसमें एक डे नाइट मैच भी है। पहला मैच तो खैर लेट ही शुरू होगा, 7:50 का टाइम है पर्थ में। मैच के पहले भी हम एक दिन आपसे बात करेंगे, और फिर सीरीज के दौरान तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आपसे बात हो, जिससे, क्योंकि ये सबसे टफ सीरीज बताई जा रही है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम को बधाई सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर जल्दी मुलाकात होती है। नमस्कार। देखने सुनने वालों को नमस्कार।